हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। चेन्नई और आसपास के जिलों में 19 से 30 जून तक लागू रहेगा फुल लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में इस महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 19 जून से अगले 12 दिनों तक चेन्नई में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 19 से 30 जून तक उसके साथ ही पड़ोसी जिले तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू में भी इस तरह लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इस दौरान राज्य केंद्र सरकार के ऑफिस में महज 33% स्टाफ के साथ काम होगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ही ऑटो, टैक्सी और प्राइवेट वाहनों को आगमन की अनुमति मिलेगी। जो लोग कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं उनको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार का एक फैसला चीन को पड़ेगा भारी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार चीन से इंपोर्ट होने वाले अनिलीन ऑयल पर एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाएगी। वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश पर एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। एनिलीन ऑयल का इस्तेमाल ड्रग, फार्मा और डाई इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। भारत सालाना 90 से 95 KMT एनिलीन ऑयल चीन से इंपोर्ट करता है। देश में 98% एनिलीन ऑयल चीन से इंपोर्ट किया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने एनिलीन ऑयल पर $150.80 प्रति MT एंटी डोपिंग ड्यूटी की सिफारिश की है। दरअसल गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ने सरकार से शिकायत की थी कि चीन और अन्य दूसरे देशों से एनिलीन ऑयल के इंपोर्ट से घरेलू उद्योगों को काफी नुकसान हो रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारत के सामने पाकिस्तान ने टेके घुटने, दोनों अधिकारियों को किया रिहा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले 2 लापता अधिकारियों को रिहा कर दिया गया है और वह दोनों भारतीय दूतावास वापस आ गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय अधिकारियों को पाक अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। कुछ समय पहले ही इस मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी राजनयिक को एक पत्र सौंप दिया गया था जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारतीय अधिकारियों से कोई पूछताछ या उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। संबंधित पत्र में कहा गया था कि पाकिस्तानी अधिकारी को भारत के राजनयिकों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने दोनों अधिकारियों के लिए एक प्रोपेगेंडा चला रखा था जिसमें बताया जा रहा था कि दोनों भारतीय अधिकारी हिट एंड रन में शामिल थे और उन्हें पाक अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों को लॉकडाउन का दूसरा बड़ा झटका, सैलरी बढ़ोतरी पर सरकार का नया आदेश। जी हां दोस्तों, यह महामारी और लॉकडाउन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरा साबित हो रही है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के बाद अब एक और बुरी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल अप्रेजल यानी कि इंक्रीमेंट को अगले साल तक के लिए टाल दिया है। यानी इस साल सैलरी में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर ब्रेक लग गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने एक ऑर्डर जारी किया है। इस नए ऑर्डर के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट को पूरा करने की मियाद बढ़ा दी है। इसे बढ़ाकर अगले साल 2021 तक के लिए कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इससे पहले अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को टाल दिया था और अब सरकार के द्वारा उनके वार्षिक इंक्रीमेंट को भी रोक दिया गया है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और वार्षिक अप्रेजल रोकना कहां तक उचित है, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अनलॉक हुई मुंबई की लाइफलाइन, 86 दिनों बाद शुरू हुई लोकल ट्रेन सेवा। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण 86 दिनों से बंद मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा सोमवार से फिर शुरू हो गई है। हालांकि अभी लोकल ट्रेन में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की ही यात्रा करने की इजाजत होगी। पहली लोकल सोमवार तड़के 5:30 बजे चली। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, शनिवार को मुंबई में लोकल ट्रेनों को शुरू करने के लिए रेलवे अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। इसके बाद लोकल शुरू करने का निर्णय लिया गया। लोकल ट्रेन में फिलहाल पुलिसकर्मी, नर्स, डॉक्टर, नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मी, नगर पालिका के अन्य कर्मचारी और पत्रकार ही यात्रा कर
पाएंगे। इस महामारी से पहले सामान्य दिनों में मुंबई में करीब 2400 लोकल ट्रेनें चलती थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अभी और तबाही मचा सकती है यह महामारी, अगस्त में होगा चरम पर इसका संक्रमण। जी हां दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा कराई गई एक स्टडी में दावा किया गया है कि अगस्त में यह वायरस अपने पीक पर होगा। इस महामारी के चलते भारत में नवंबर तक आईसीयू बेड्स खत्म हो सकते हैं। स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि देश में 25 लाख करोड़ केवल इस महामारी से जूझने में खर्च हो सकते हैं। इस महामारी के लिए फिलहाल केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का फंड रखा है। 25 लाख करोड़ का अनुमान उससे कहीं आगे निकल रहा है। आपको बता दें कि यह स्टडी पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों और आईसीएमआर के साइंटिस्टों ने मिलकर की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आयुष्मान भारत स्कीम में इस महामारी के इलाज के लिए होगा नया पैकेज, दी जाएंगी यह सुविधाएं। जी हां दोस्तों, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत इस महामारी की टेस्टिंग और इलाज के लिए नए पैकेज बनाए गए हैं। हर राज्य के लिए अलग अलग पैकेज के द्वारा इसके इलाज के लिए खर्च बढ़ा है। जैसे पीपीई का खर्च, ऐसे में इसका अतिरिक्त प्रीमियम भी आयुष्मान भारत स्कीम के पैकेज में शामिल किया गया है। एडिशनल प्रीमियम भरने के लिए राज्यों को अतिरिक्त स्वतंत्रता दी गई है। उसके आदेश भी पारित हो गए हैं और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के एडिशनल सीईओ डॉक्टर प्रवीण गेडाम ने कहा है कि अभी तक आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अब तक 8,000 लोगों की टेस्टिंग और करीब 6,000 लोगों को इलाज दिया जा चुका है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में इस महामारी का ट्रीटमेंट निःशुल्क जारी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राजनाथ सिंह बोले, भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता, कोई ताकत इसे नहीं तोड़ सकती। जी हां दोस्तों, भारत नेपाल का रिश्ता रोटी बेटी का है। दुनिया की कोई भी ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। भारत और नेपाल के बीच यदि कोई गलतफहमी है तो हम उसे बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जनसंवाद रैली के माध्यम से संबोधित करने के दौरान कही। उन्होंने आगे कहा कि हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट ने समय समय पर अपने शौर्य का परिचय दिया है। उस रेजिमेंट का उद्घोष ही जय महाकाली आयोरी गोरखाली है। महाकाली तो कलकत्ता, कामाख्या और विंध्याचल में विद्यमान है, तो कैसे भारत और नेपाल का रिश्ता टूट सकता है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीयों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी भी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है। इतना गहरा संबंध हमारे साथ नेपाल का है। हम मिलकर बैठकर इस सब समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लिपू लेक में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क एकदम भारतीय सीमा के भीतर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 14 करोड़ लोगों की बड़ी मुश्किलें, जून के अंत तक नहीं बचेंगे खर्च करने के लिए पैसे। जी हां दोस्तों, यह महामारी स्वास्थ्य के मोर्चे पर लगातार बड़ी चुनौती बनती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देश भर में गरीबों में जीवन यापन करने वाले लोगों की समस्या भी अब चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। खासकर शहरी गरीबों को इस वैश्विक महामारी से सबसे बड़ा धक्का लगा है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि सबसे आशावादी परिदृश्य में भी भारत की 30% शहरी आबादी इस महीने के अंत तक अपनी बचत को खर्च कर चुकी होगी। तुलनात्मक रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कई जन कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें लाभ भी मिल रहा है। एक सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से अब तक 84% घरों की इनकम छिन गई है। इसके बाद लोग अपनी बचत की रकम खर्च करने को मजबूर हुए हैं। शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों के लिए यह बचत रकम भी बेहद कम थी और अब यह भी खत्म होने वाली है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल की संसद से विवादित नक्शा पास, सदन में लगे भारत विरोधी नारे। जी हां दोस्तों, नेपाल की संसद के अपर हाउस ने रविवार को भारत के इलाकों को नेपाल में दिखाने वाले विवादित नक्शे से
जुड़ा संविधान संशोधन एक मत से पारित कर दिया है। इस बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। साथ ही इसे पेश करने के दौरान कुछ सांसद भारत से इलाका वापस लो जैसे नारे लगाते भी सुनाई दिए। इससे पहले इस संविधान संशोधन विधेयक को निचले सदन में भी भारी बहुमत से पास कर दिया गया था। इस नए नक्शे में भारत के काला पानी, लुपु लेक और लिम्पुधारा इलाके को नेपाल में दिखाया गया है। रविवार को जब यह नक्शा नेपाल की संसद में पेश किया गया तो कुछ सांसदों ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। इसके अलावा कई सांसद भारत से इन 3 इलाकों को वापस लेने से संबंधित नारे लगाते हुए भी नजर आए। तो दोस्तों, नेपाली संसद के इस रवैये के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक पहुंचा मानसून, इन राज्यों में शुरू हुई बारिश। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, दादर और नागर हवेली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। मानसून के पहुंचने से मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटे में मानसून मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। वहीं बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक एक मानसून रेखा राजस्थान से होते हुए उड़ीसा के तटीय इलाकों तक जा रही है। इसके चलते अगले 3 से 4 दिनों तक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य और पूर्वी भारत में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के संकट के बीच लगातार 9वें दिन महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। लगातार 9वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल के दामों में 48 पैसे और डीजल में 59 पैसे का इजाफा किया। इस बढ़ोतरी के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 26 पैसे हो गई है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 74 रुपए 62 पैसे पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने के भाव में बड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, वैश्विक बाजार में गिरावट के बीच दिल्ली सराफा बाजार में भी सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया भर में इस महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच यह भी डर है कि इस महामारी का दूसरा वेव आ सकता है। यही कारण है कि इक्विटी बाजार को लेकर भी निवेशक सावधान दिखाई दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के भाव में 380 रुपए की गिरावट आई है। इसके बाद अब नया भाव 47,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी के भाव में 590 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद चांदी का भाव 48,200 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार 16वें साल सबसे ज्यादा बिकी मारुति की अल्टो। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने कहा कि लगातार 16वें साल अल्टो उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। कंपनी ने सितंबर 2000 में इस मॉडल को लॉन्च किया था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में करीब 1.48 लाख केवल अल्टो कार ही बेची। 2000 में लॉन्च हुई ये गाड़ी 2004 में ही सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में शुमार हो गई थी और तब से लेकर अभी तक यह सबसे पहले पायदान पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, सेंट्रल बैंक ने शुरू की इमरजेंसी लोन सर्विसेज। जी हां दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इस महामारी में त्रस्त हुई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने के लिए आपातकालीन कर्ज सेवा शुरू की है। इसके लिए बैंक ने गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लागू की है। इस महामारी के संक्रमण के कारण सभी प्रकार के उद्योग धंधे बंद पड़ गए थे, जिसे बैंक की यह पहल उद्योगों को राहत पहुंचाने वाली है। अनलॉक की अवधि में उद्योग धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, लेकिन उनके सामने वर्किंग कैपिटल की बड़ी दिक्कत है। इस महामारी काल में व्यवसाय नहीं होने के कारण दैनिक कामों के लिए पूंजी उपलब्ध नहीं है। उद्योगों को इस मुश्किल से छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार यह सेवा शुरू की गई है। तो दोस्तों, अगर आपके भी छोटा मोटा कारोबार है और आपको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है तो सेंट्रल बैंक की इस स्कीम के तहत आप इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने
बंद पड़े उद्योग को वापस से चालू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में कुरान नहीं पढ़ी तो डिग्री मिलना मुश्किल, पंजाब सरकार ने जारी की अधिसूचना। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के विश्वविद्यालयों के स्नातक छात्रों को अब कुरान पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। उन्हें तब तक डिग्री नहीं दी जाएगी जब तक वे अनिवार्य रूप से अनुवाद के साथ कुरान का अध्ययन नहीं करते। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में इस बारे में आदेश दिया गया है। पंजाब प्रांत के राज्यपाल चौधरी मोहम्मद सरवर की ओर से रविवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक विश्वविद्यालय के सभी छात्रों, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी के लिए उर्दू अनुवाद के साथ कुरान पढ़ना अनिवार्य किया गया है। इसके मुताबिक विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र यदि अनुवाद के साथ कुरान का अध्ययन नहीं करते हैं तो उन्हें डिग्री नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इस तुगलकी फरमान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 17 जून को लॉन्च होगा 500 mAh बैटरी वाला सैमसंग गैलेक्सी A21s। जी हां दोस्तों, सैमसंग ने अपने नए फोन गैलेक्सी A21s की लॉन्चिंग डेट कंफर्म कर दी है। कंपनी ने अपने ट्वीट पर बताया है कि वे गैलेक्सी A सीरीज के नए स्मार्टफोन A21s को 17 जून को लॉन्च करेगी। कंपनी का आने वाला फोन गैलेक्सी A21 का अपग्रेडेड वर्जन है। कंपनी ने ट्वीट पर 13 सेकंड का एक वीडियो टीजर भी जारी किया है जिसमें गैलेक्सी A21s को देखा जा सकता है। इस फोन की सबसे खास बात इसकी ज्यादा चलने वाली दमदार बैटरी और पंच होल डिस्प्ले होगा और इस फोन की कीमत कंपनी ने लगभग 17,100 रुपए रखी है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।